हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज एक तो विजयादशमी हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथों के साथों आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने की कोशिश करोगे, दोनों दिन के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स गेन करते हैं। गांधी जयंती के कंटेक्स्ट में गांधी जी के वैल्यूज, और विजयादशमी में अगर आप देखोगे तो हम हमेशा से ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, सत्य की जीत होती है असत्य के ऊपर, है ना। तो आप अपनी जो है संघर्ष है वो चालू रखिएगा, इससे ही हमको ये सीखने को मिलता है। खैर, मुद्दे का विषय आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुद्दे का विषय ये है कि गांधी अगर आईएएस होते तो क्या होते। देखिए, हम है ना एथिक्स के पेपर में बहुत बार पढ़ते हैं, एंड मेनी टाइम्स इन द एथिक्स पेपर वी कीप ऑन स्टडिंग दिस पार्ट अराउंड कि गांधी एंड वैल्यूज आर स्टिल रेलेवेंट। गांधी जी के मूल्यों के आधार के ऊपर हम पूरी के पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चला सकते हैं। तो आज एक हाइपोथेटिकल टॉपिक में इस तरह से मैं सोच रहा हूं कि अगर गांधी जी आईएएस ऑफिसर होते तो कितने सक्सेसफुल होते, राइट, है ना। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, आपको इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि गांधी जी के वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। गांधी अगर आईएएस होते, गांधी अगर आईपीएस होते, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको 2 फोटोग्राफ देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एआई जनरेटेड फोटोज है जो हमने बनाने की कोशिश की है कि बीच में गांधी अपने सामान्य पोज के अंदर आपको मिल जाएंगे। सामान्य पोज का मतलब है कि लाठी लेके चलते हुए, एक साइड के ऊपर गांधी अगर आईपीएस ब्यूरोक्रेट के रूप में होते या आईएएस के रूप में होते, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल के रूप में, तो उनका कार्य कैसा रहता, क्योंकि गांधी जी के इसी मूल्यों के आधार के ऊपर हमने ओवरऑल उनको उभरते हुए देखा है। तो पूरा का पूरा एक पावर पैक सेशन रहेगा। हम बेसिकली उनके एथिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, वैल्यू सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। खैर, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा अनअकैडमी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपके लिए लेके आया है 3 डे फ्री ट्रायल। 3 डे फ्री ट्रायल क्या है? अनअकैडमी के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, वो चाहे हमारे पेड क्लासेस हो जो हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर चलते हैं, उसके लिए आपको 3 दिन का एक्सेस मिल रहा है फ्री के अंदर। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो क्लासेस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जो सेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, क्विज कंडक्ट हो रहे हैं, सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आपको अपना सिम कार्ड यानी कि अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है और उसके थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हो। अगर आपको कोड पूछा जाए तो ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव, जो आपको 3 डे फ्री ट्रायल में हेल्प करेगा। बाकी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहे हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा फुल टाइम क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराते हैं, यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है। इसको भी आप ये PN लाइव कोड के माध्यम से यूज कर सकते हो। अभी 24,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। नई बैचेस है, आगाज, प्रारंभ, नींव, समिट, इन सब बैचेस के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन है, मल्टीपल टाइम क्लासेस देख सकते हो, आपके साथ कोई बात छोड़ नहीं होगा, एंड दिस इज अवर अश्योरेंस एज वेल सर, ठीक है। बाकी अगर आप AI की मदद से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे पीछे आपको हमारा साथी देखने को मिलता है जिनका नाम है ऊना। ये ऊना आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आपका गाइड है, फिलोसफर है, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हेल्प करेगा। ये एक्सक्लूसिव फीचर है हमारी एप्लीकेशन का, और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, इसका भी जरूर से आप लाभ उठाइए। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर चल जाते हैं कि गांधी अगर आईएएस ऑफिसर के रूप में होते तो क्या करते, एंड हाउ वुड हैव वर्कड, हाउ वुड हैव फंक्शनड एज एन आईएएस ऑफिशियल, एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में, राइट। अब देखिए कि गांधी जी के केस में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट। हम सब एथिक्स के पेपर के अंदर पढ़ते भी है, जीएस पेपर 4 के अंदर ये पढ़ते भी है, पढ़ाते भी आए हैं कि गांधी जी के वैल्यूज जो है वो आज की तारीख में भी रेलेवेंट है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। और हम रेलेवेंसी को इस तरह से ही देखने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, कोई भी ब्यूरोक्रेट होता है, जो भी सिविल सर्वेंट होता है, उसको ये सब वैल्यूज सीखने चाहिए, राइट, ओके, उसको कैरी करने चाहिए अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी के अंदर। अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो वो चाहे अहिंसा हो, यानी कि हिंसा ना करना हो, नॉन वायलेंस के थ्रू विल सी कि अपने कार्य को करना हो सर, ठीक है। सत्य के रूप में ट्रूथ, ऑनेस्टी को प्रमोट करना हो, सर्वोदय, सबके अपलिफ्टमेंट की बात हो रही हो, ट्रस्टीशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रूप में हो, या स्वदेशी और खादी को प्रमोट करना हो, जो आज की तारीख में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लिसिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, रिलीजियस टॉलरेंस, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड के साथ एक ब्यूरोक्रेसी को जीने की आवश्यकता है, वो क्या गांधी जी जीते कि नहीं जीते सर, ठीक है। तो गांधी वर्दी तो पहन लेते सर, ठीक है ना, समझे, ही वुड हैव वॉर्न दी खाकी, या ही वुड हैव बीन वॉर्न दी अटायर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट
सूट बूट पहन के सर, ठीक है। बट सवाल ये आता रहता है कि गांधी जी किस तरह से कार्य कर रहे होते। तो देखो एक काल्पनिक है, इट्स मोर ऑफ अ काल्पनिक एपिसोड अराउंड सर, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो गांधी जी कितना फिट होते हैं आईएएस सर्विसेज के अंदर, राइट। अब जैसे एक एक करके हम लोग वैल्यूज के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, विल बी डिस्कसिंग द वैल्यूज अराउंड, एंड वैल्यूज के ऊपर से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि गांधी जी के वैल्यूज और गांधी खुद अगर आईएएस होते तो कितने रेलेवेंट होते सर, ठीक है। अब जैसे आप सबको पता होगा कि गांधी जी का एक बहुत ही प्रखर वैल्यू है, वो है नॉन वायलेंस का वैल्यू, राइट सर, ठीक है। गांधी थ्रू आउट पूरी जिंदगी भर एक चीज के ऊपर बहुत फोकस करते रहे, वो है अहिंसा अहिंसा अहिंसा, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हिंसा जो है वो आपको ईश्वर से, समाज से, सब तरह से कट आउट कर देती है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। क्या गांधी विल सी कि एक ब्यूरोक्रेट के रूप में रहते तो कैसे रहते, तो आप सबको पता होगा कि गांधी जी ने थ्रू आउट इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के आइडियल्स को बहुत ही प्रीच किया है। और गांधी वी विल सी कि उसकी इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल रही थी, राइट। इसकी इंपैक्ट कहाँ देखने को मिल रही थी कि जब 1946 में नावखली के राइट्स हुए तो गांधी जी विल सी कि लोगों को कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम हिंसा के थ्रू इंडिया का बंटवारा नहीं देख सकते। इनफैक्ट आपने देखा होगा 1922 के अंदर भी जब चौरी चौरा की घटना बनती है तो गांधी जी कहते हैं कि भाई नहीं, हम हिंसात्मक आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते, इसके लिए हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया है, राइट। अब सवाल ये आता रहता है कि गांधी जी अगर ब्यूरोक्रेट होते तो क्या फर्क पड़ता। शायद गांधी जी एक नक्सल प्रभावित एरिया में होते तो गांधी जी कहते हैं कि भाई हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे, राइट। बहुत बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए अपने फोर्स का यूज करना पड़ता है, कहीं पे राइट्स हो रहे हैं, कहीं पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कहीं पे लोग आर्सनिंग कर रहे हैं, रैम्पेज के ऊपर उतर रहे हैं, तो शायद तक हो सकता था कि गांधी जो है वो वी विल सी की ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा एक व्यू है। एक व्यू होने का मतलब ये है कि अगर गांधी आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में चलते रहते हैं सर, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता था कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं सर, ठीक है, गांधी जी वुड हैव एड्रेस्ड इन अ नॉन वायलेंट वे, इन अ मोर वी विल सी की सिंपलर वे अराउंड, और प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लेके आते, वो चाहे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हो, वो चाहे राइटिंग के इश्यू हो, कहीं नक्सल प्रभावित हो सकता है जहां फोर्स का यूज करने की जगह वो वायलेंस का यूज कम करते, वो कहते हैं कि भाई देखो हमें फोर्स यूज नहीं करनी, शांतिप्रिय रूप से चलती। अब ये तो एक आइडियल व्यू हो गया है, राइट, पर रियलिटी क्या है कि हर बार ब्यूरोक्रेसी ऐसे चल सकती है। तो दूसरा व्यू ये कहता है, द सेकंड व्यू दैट हाइलाइट्स दिस पार्ट अराउंड, उसका ये मानना है कि भाई देखो अहिंसा एक आइडियल के रूप में ठीक है, पर आप सर्विसेज में जाओगे, आप आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, आपको पता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आर्सनिंग किया जा रहा है, लूटपाट हो रही है, कहीं पे दंगे हो रहे हैं, वहां तुम लोगों को समझाने बैठोगे, बहुत बड़ा क्राउड होगा, इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम सर, ठीक है ना, क्योंकि क्राउड की जो मेंटालिटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मॉब मेंटालिटी, वहां पे आप अहिंसात्मक संदेश हर बार नहीं दे सकते, समय के साथ आपको उभर के आना पड़ता है और थोड़े हार्श डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो बहुत बार ब्यूरोक्रेटिक क्राइसिस जो है वो निकल के आ जाता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। कहीं पे टेरर अटैक हो गया, चलो सर, ठीक है ना, कहीं पे इंसर्जेंसी है, कहीं पे कुछ आतंकवादी घटनाएं हो रही है, इवन मैं तो कहता हूं कि राइटिंग भी बहुत अपने पीक के ऊपर चला गया, तो क्या करोगे सर, ठीक है। आपको पता है कि एक टोला है, एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग है सर, ओके। तो गांधी के लिए ऐसा मानते हैं, बहुत सारे ऑथर्स का ये मानना है कि भाई देखो ये हिंसात्मक जब कार्यवाही हो रही होती है तो गांधी तो वुड हैव फेल्ड। क्यों, व्हाई वुड हैव फेल्ड, बिकॉज ही वुड हैव कैरीड द आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस एवरी टाइम, और उनके आइडियल्स लॉन्ग टाइम तक अगर आप देखोगे तो सस्टेन नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अंडरस्टूड दिस वर्ड। क्योंकि आप लोगों को खाली परस्यू करोगे और लोगों को कहोगे कि भाई देखो तुम हथियार छोड़ दो, तुम दंगा करना छोड़ दो, ठीक है ना। बहुत बार लोग है ना वो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, वैसी बात है। अब आपको पता है इतनी 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी में हर बार ऐसे आइडियल्स काम कर पाएंगे, शायद तक ना कर पाए सर, ठीक है। तो यही गांधी जी की क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलती है। क्रिटिसिज्म किस तरह से देखने को मिलती है कि भाई गांधी अगर आईएएस के रूप में होते और खाली अपने वैल्यूज और अपने आइडियल से लोगों को कन्विंस करा रहे होते तो इट वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स इन द ब्यूरोक्रेसी सर, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी विल सी की परसुएशन के ऊपर हर बार नहीं करती, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, कहीं पे टेरर अटैक हुआ है और तुम ये कहोगे कि मैं आतंकवादियों को जाके समझाऊंगा कि बेटा तुम हथियार छोड़ दो, भाई नहीं हो सकता सर, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे गांधी जी के केस में कि उनकी अहिंसा के वैल्यूज के रूप में वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होते। फ्रस्ट्रेट होने का मतलब है कि भाई
उनको लगता कि यार मेरा कोई सुन नहीं रहा है, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोगों का ना सुनना सर, ठीक है, तो एक लीडरशिप एबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठता रहता, राइट, ओके। तो ये कहानी है। वैसे ही गांधी जी का एक मूल्य है सत्य का। आप सबको पता होगा गांधी पूरे के पूरे जीवन के अंदर सत्याग्रह को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते रहे, राइट, ओके। क्योंकि उनका मानना था कि सत्य जो है वो हाईएस्ट लॉ है, इट इज द हाईएस्ट लॉ, हाईएस्ट ट्रूथ अराउंड एज वेल सर, ठीक है। अगर ये चीज गांधी जी फॉलो करते ब्यूरोक्रेसी में तो अच्छा होता सर, ठीक है। अगर गांधी आईएएस होते यही वैल्यू सिस्टम को कैरी करते हुए तो शायद करप्शन को एक्सपोज कर देते, है ना। फेक डेटा है, स्कैम्स है, आप सबको पता है। विसल ब्लोअर के रूप में गांधी बहुत सक्सेसफुल होते हैं सर, ठीक है। आप सब ने एथिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि व्हाट इज विसल ब्लोअर सर, ठीक है। तो विसल ब्लोअर बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर का होगा, या वी विल सी की जो डेटा के बारे में या कुछ गलत हो रहा है वो जानता है, और उसी ने वी विल सी के सिस्टम के अंदर से इंफॉर्मेशन बताई है लोगों को, प्रेस को, लीडर्स को, सो दैट जो सरकार के स्कैम से कुछ गलत हो रहा है तो उसको एक्सपोज किया जाए। अंडरस्टूड दिस पार्ट। इनफैक्ट गांधी नेशनल मूवमेंट के दौर में ये जो सत्याग्रह है उसको लेके बड़े वो थे, कठोर भी थे। उनका ये मानना था कि सत्य के पथ के ऊपर चलना चाहिए। आप सबको पता है कि नहीं पता है, पर एक दफा ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर्स जो थे, जो कमिटीज हुआ करती थी, प्रदेश कमिटीज, आप सबको पता होगा 1920s के अंदर बन के आई थी, तो वहां पे कुछ करप्शन के इश्यूज हो गए थे सर, है ना। तो पैसा आया था मेंबरशिप का, गांधी जी ने पैसा कम करवा दिया था 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, पर वहां करप्शन हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो ये करप्शन तो नहीं चलाऊंगा मैं सर, ठीक है। आपने लोगों से पैसा लिया हुआ है, पब्लिक फंडिंग से कांग्रेस चलती है और उसमें तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उन्होंने अपने ही कांग्रेस के लीडर्स को सस्पेंड किया था सर, ठीक है ना, समझे। और बहुत क्लियर कट थे कि भाई देखो हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता से है, क्योंकि जनता हमको मदद कर रही है नेशनल मूवमेंट के अंदर सर, ठीक है। तो जनता हमको नेशनल मूवमेंट में मदद कर रही है इसको सस्टेन करवाने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए, तो हमारा भी कार्य होना चाहिए, हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर यही गांधी यही वैल्यूज को देखो, ट्रूथफुलनेस की वैल्यू ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी है, राइट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो गांधी अगर ब्यूरोक्रेट के रूप में ये वैल्यूज को कंटिन्यू करते तो अच्छा ही है। अब हर एक ब्यूरोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है, ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ऑनेस्टी एज अ वैल्यू को हमेशा इम्बाइब करना है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। आपको प्रामाणिक बनना है, आपको सत्यनिष्ठ बनना है, इंटीग्रिटी के साथ आपको काम करना है। तो गांधी यही प्रामाणिकता के साथ, सत्य के वचन के साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करते। गांधी अगर आईएएस होते तो भी, गांधी अगर आईपीएस होते तो भी सर, ठीक है। तो गांधी अगर आईएएस आईपीएस में से कोई भी पोजीशन में होते तो ही वुड हैव वर्कड विद दिस वैल्यूज अराउंड, उसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी ब्यूरोक्रेसी को कर्ब भी करते सर। क्यों करते? क्योंकि ऑब्वियस है कि करप्शन उस पीरियड के अंदर होता सर, है ना, ब्यूरोक्रेसी में, तो गांधी उसको एक्सपोज कर देते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब सवाल ये आता रहता है कि ये वैल्यू यूनिवर्सल है ऑनेस्टी, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार में आप ऐसी पोजीशंस के ऊपर होते हो जहां पे खुफिया इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट डिटेल्स होती है। अब गांधी को किसी ने पूछ दिया होता कि सर वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जरा बता दीजिए, सर वो सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी उसका बता दीजिए। अब आईएएस के ऑफिसर के रूप में गांधी तो वुड हैव पोस्टेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में होते हैं, कहीं होम मिनिस्ट्री में होते हैं, कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री में होते हैं, और इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको लगता है कि प्रामाणिकता हमें बोलनी चाहिए, हमें ऑनेस्टी। तो देखो ऑनेस्टी एज ए यूनिवर्सल वैल्यू ठीक है, पर ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको जो पूछा जाए वो आपको उगल देना है सर, ठीक है। देखो दिस हैज कॉस्टेड अस मेनी टाइम, है ना, गांधीयन वैल्यूज के कंटेक्स्ट में आप सबको ना पता हो, बट एक टाइम ऐसा भी आया था जहां हमारे लीडर्स कि कुछ वी विल कम टू नो कि ऐसा कहते हैं कि इंफॉर्मेशन और जो ऑनेस्ट पॉलिसीज थी उसके कारण हमारी जो डिफेंस और इंटीग्रिटी जो थी उसके ऊपर भी एक सवाल उठ गया था। 1970s के दशक की ये बात है, 60s और 70s के बीच के अंदर सर, ठीक है। तो ऐसे घटनाएं बनी हुई है ना, आपको डिस्कशंस के अंदर बहुत बार देखने को मिलती रहती है। तो बहुत बार ऑनेस्टी जरूरी नहीं है कि आप पब्लिकली उसको क्राई करते रहो कि नहीं मैं तो प्रामाणिकता प्रामाणिकता प्रामाणिकता। तो गांधी वुड हैव एक्चुअली हाईलाइटेड कि मैं तो ऑनेस्ट हूं, मैं तो सब कुछ बता दूंगा। अब बहुत बार ऐसा होगा कि सरकार की सीक्रेट्स होगी, मैंने बताया है ना, इंफॉर्मेशन होगी बहुत सारी सर, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही है सर, ठीक है, जो सरकार के बाहर आनी नहीं चाहिए, है ना, वो पब्लिक के लिए है या देश की सुरक्षा के लिए है। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर से आ सकते हैं, राइट, ओके। तो बट गांधी बिकॉज ही वुड हैव स्टिक टू हिज अप्रोच, गांधी वुड हैव एक्सेप्टेड कि नहीं भाई मैं तो यही सिस्टम से चलूंगा, तो शायद तक विल सी की सरकार के लिए बहुत जोखिमी हो जाएगा, राइट, ओके। तो हो सकता है कि गांधी वुड हैव
openly revealed some kind of failures or secrets which might go against the contemporary conditions। ठीक है, क्यों? क्योंकि गांधी जी ये वैल्यू के साथ बहुत ही रिजिड रहे थे, राइट। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई कुछ भी हो जाए अपने को सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस के ऊपर ही चलना है, नो इफ्स एंड नो बट्स अराउंड, राइट। ओके, तो ये भी ब्यूरोक्रेसी के लिए घातकी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जितना आपको प्रामाणिक रहना है उतना चुप भी रहना आना चाहिए सर, ठीक है। और प्रामाणिकता के साथ जीने का मतलब और सत्य के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि हर बार सत्य आपको पता है तो आपको पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए, पर गांधी ये मानते थे शायद ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम होगी। खैर, वैसे ही गांधी जी का एक वैल्यू था जिसे हम लोग कहते हैं सर्वोदय सर, है ना, वेलफेयर फॉर ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सर, ठीक है ना। तो गांधी जी हमेशा से ये कहते थे कि सर्व का उदय होना चाहिए, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, है ना, वो चाहे राजा हो या नौकर हो, एवरीवन शुड बी अपलिफ्टेड। व्हाई? बिकॉज जो गरीब व्यक्ति है वो सोशली, पॉलिटिकली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इवन साइकोलॉजिकली भी वो दबा हुआ है, तो उसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। अगर अमीर व्यक्ति है तो कल्चरली शायद वो अभी भी उतना आगे नहीं आ पाया है, साइकोलॉजिकली उतना आगे नहीं पाया, फिलोसफिकली उतना आगे नहीं पाया, तो उसका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। तो गांधी चाहते थे कि वीकेस्ट लोग, अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या है, अंत में रहने वाले लोगों का उदय होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट के दौर में गांधी जी ने विल्सी के अंत्योदय को बहुत ही फोकस करने की कोशिश की थी, सोशल रिफॉर्म्स को फोकस किया था। और इसी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटी है, डिप्रेस क्लासेस है, जिनके लिए गांधी जी ने शब्द यूज किया था हरिजन सर, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी गांधी जी ने थ्रू आउट प्रयत्न किए हैं। सो मतलब ही हैज मेड श्योर अराउंड कि भाई अंत्योदय के ऊपर हम लोग फोकस करें। अब ये गांधी विल सी की नेशनल मूवमेंट में विल सी की सर्वोदय और अंत्योदय की बात करते हैं, पर अगर आईएएस बनते तो कितने इफेक्टिव रहते सर, ठीक है। तो देखिए बहुत क्लियर कट है, गांधी जी अगर आईएएस बनते तो उनकी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं वी विल कम टू नो कि जो डिप्रेस क्लासेस है, स्लम ड्वेलर्स है, ऐसे लोग हैं जो गरीब है, ऐसे लोग हैं जिनको वी विल सी की समाज ने तर छोड़ दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करते हैं सर, ठीक है। तो ये जो मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, नरेगा जैसी योजनाएं हैं सर, ठीक है, आज की तारीख में भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलती है, उसमें गांधी जी मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहते हैं सर, ठीक है। इफेक्टिव क्यों रहते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन हो या पॉलिसी ड्राफ्टिंग हो सर, ठीक है, उसमें आज की तारीख में भी विल्सी की सरकार की नीति में यही है कि भाई हम सबका वेलफेयर करने की कोशिश करें, इंक्लूसिव करने की कोशिश करें। अब होता क्या है कि बहुत बार इसके ऊपर एक डिबेट चलती है सर, ये डिबेट को कहते हैं डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की डिबेट सर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मास्टर ये डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की डिबेट क्या है, तो देखिए बहुत बार हमें डेवलपमेंट करने के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हाईवेज बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, और उस टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत बार मार्जिनलाइज सेक्शंस है समाज के अंदर, जो डिप्रेस क्लास है, जो वंचित वर्ग है, उनकी जमीनें एक्वायर करनी पड़ेगी, उनको शायद एक जगह से दूसरी जगह रिहेबिटेट करना पड़ेगा, राइट। अब गांधी एक ब्यूरोक्रेट के रूप में तो उनको तो ये लगता होगा कि देखो यार, जिसको जो जहां पे रह रहा है उसको वहां से हटाना नहीं चाहिए, पर सरकार की नीतियों में लॉन्ग टर्म में फोकस ये था कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है, हमें आगे जाना है। अब गांधी, होता क्या है कि गांधी हमेशा से ये चलते रहते कि भाई लैंड जो है, जो नेटिव लोग हैं जहां पे जो रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। तो गांधी के साथ एक धर्म संकट हो जाता है ना। धर्म संकट क्या होता? क्योंकि उनकी वैल्यूज इंटरनली कुछ और कह रही है, अंदर से वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, पर सरकार की नीति को लागू भी करवाना है। अब कल उठ के कलेक्टर के रूप में गांधी कहीं पे काम कर रहे होते हैं, ऊपर से आदेश आता कि चलो जमीन खाली कराओ। अब गांधी को पता है कि वहां वंचित वर्ग के लोग रह रहे हैं, ऐसे क्लासेस रह रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बेचारे छोटी बस्ती के अंदर रह रहे हैं, उनका घर गुजारा चला रहे हैं, अचानक ही सब खत्म हो जाएगा सर। तो गांधी के लिए बहुत धर्म संकट होता कि गांधी जी विल सी की अपनी फाइल्स में नोटिंग के समय पे हो सकता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को अपोज कर दे, वो कहेंगे कि नहीं भाई नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, यहाँ से हजारों लोगों को डिस्प्लेसमेंट होगा, या वी विल सी कि इसके कारण पर्यावरण को कुछ हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो गांधी बड़े वो नेचुरल प्रेमी भी थे, नेचर के भी सर, ठीक है। तो उनका ये लग रहा था कि भाई सस्टेनेबिलिटी इज द की अराउंड, राइट, ओके। तो हो सकता है कि एलएक्यू हो, लैंड एक्विजिशन हो, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना हो, एयरपोर्ट्स हो, हब्स बनाने हो, एसईजेड्स बनाने हो, जहां आपको हजारों एकड़ लैंड की आवश्यकता है। गांधी शायद डिनाई करते थे, बोले नहीं करके दूंगा सर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो, तो सर्वोदय ठीक है, पर सर्वोदय एक वैल्यू के रूप में ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम भी करेगा सर, ठीक है। वैसे ही गांधी जी ने एक वैल्यू दिया था ट्रस्टीशिप का, है ना। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि भाई देखो, जो
कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है समाज के अंदर सर, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ओनर्स और वर्कर्स के बीच में, जिसे मार्क्स ने एक टाइम के ऊपर हैव और हैव नॉट समाज के रूप में आइडेंटिफाई किया था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिए कि गांधी जी के कंटेक्स्ट में हमें ये चीज पता चलती है कि गांधी का ये मानना था कि अमीर लोग हैं दे शुड बी एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ, और उनके पास जो भी पैसा है, संपत्ति है, वो समाज के लिए उनको स्पेंड करनी चाहिए। सो द रिच पीपल शुड वर्क एज अ ट्रस्टी एंड दे शुड स्पेंड दिस मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड इसी के कारण उन्होंने बिरला से लेके बजाज जैसे लोग थे, जिनके द्वारा विल्सी की फिक्की जैसी संस्था बन के आई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी मदद से पूरे नेशनल मूवमेंट को फंडिंग भी की थी सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इन्होंने सैकड़ों रुपया, हजारों लाखों रुपए डोनेट किए थे, खादी से लेके, स्कूल से लेके, एजुकेशन से लेके, नेशनल मूवमेंट के समय पे विल सी कि ये कैपिटलिस्ट क्लास की मदद से सर, ठीक है ना, गांधी जी वॉज एबल टू चैनलाइज द फंडिंग फॉर द कांग्रेस अराउंड, राइट। अब सवाल ये आता है कि भाई ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में अमीरों को कहा जाता था कि तुम ट्रस्टी बन जाओ इंडस्ट्रीज के, अपने मालिकिए, और वर्कर्स को जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी शेयर होल्डिंग दो सर, ठीक है। अब क्या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी अगर ब्यूरोक्रेट के रूप में होते तो क्या लागू करवा पाएंगे सर, ठीक है। तो मुद्दे की बात आपको ये देखने को मिलती रहती है, राइट, ओके। तो बहुत सारे ऑथर्स ने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ट्रस्टीशिप बड़ा यूटोपियन कंसेप्ट है। यूटोपियन कंसेप्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि भाई एक ऐसा सिद्धांत है जहां बोला जाता है कि ऐसा होना चाहिए, पर आइडियली ये पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। आज एक व्यक्ति 100 करोड़ का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री में, चलो मैं कहता हूं कि 5,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो क्यों अपनी इंडस्ट्री की मालिकी ट्रस्टी के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ट्रस्टी बन के अपनी जो मालकियत है, अपनी जो ओनरशिप है, वो वर्कर्स को क्यों शेयर करने की कोशिश करेगा, राइट, ओके। तो गांधी के साथ प्रॉब्लम ये था कि अगर ब्यूरोक्रेट के रूप में वो ट्रस्टी सिस्टम लागू करवाने की कोशिश करते तो वो अमीरों को कहते तो सहेंगे सर, ठीक है, कि भाई तुम अपनी जो पैसा है, तुम्हारे पास जो संपत्ति है, वो तुम डोनेट कर दो, बट नो वन वुड हैव डोनेटेड इजीली। आपको लगता है कि कोई इतना इजीली डोनेट कर पाएगा? इट इज वेरी टफ सर, ठीक है। तो गांधी जी के साथ दिक्कत ये थी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अगर ब्यूरोक्रेसी में लागू करते सर, ठीक है ना, इवन आईपीएस के रूप में कहीं लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हो गया हो, या किसी को कन्विंस करना हो, अपराधी को कन्विंस करना हो कि भाई चल तू मॉरली मैं तेरे को परस्यूट करता हूं, तेरे पास जो संपत्ति है चल सरकार को बता दे सर, ठीक है, तुम आईआरएस अधिकारी के रूप में हो, पर तुम्हें लग रहा है कि इट इज मॉरली अपीलिंग, दो इट विल नॉट पॉसिबल सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ट्रस्टीशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि भाई तुम जो कार्य करने के लिए लोगों को कन्विंस करोगे, लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब होता क्या है कि इन ब्यूरोक्रेसी हर बार जरूरी नहीं है कि मॉरल अपील जो है वो चल पाएगी सर, ठीक है। मॉरल अपील का मतलब है कि लोगों को रियलाइज करवा देना कि भाई देखो तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, या सरकार के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करो सर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड अराउंड सर, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको आईआरएस के रूप में काम करना है, किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करनी है, और उसके बाद से फॉर एग्जांपल लैंड है सर, ठीक है, तो लैंड के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलती रहती है कि लैंड रिफॉर्म्स जब हुए तो उसमें जमींदारों की लैंड को कॉन्फिस्केट करवाया गया था। अब कॉन्फिस्केशन जब होता है तो हर जमींदार उतना इजीली अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हो सकता है कि गांधी जी मना करते, गांधी कहते कि नहीं मैं तो ट्रस्टीशिप में मानता हूं, जब तक जमींदार खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरी नहीं देता मैं उसके ऊपर कोई हार सेक्शन नहीं लूंगा सर, ठीक है। तो देखिए एक चीज बड़ी क्लियर कट है कि गांधी जी जब प्यूनिटिव एक्शन लेने की बात आएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात आएगी, तो शायद तक पीछे हटेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी के रूप में जब आप आईएएस के रूप में काम कर रहे हो, आईपीएस के रूप में काम कर रहे हो, आईआरएस के रूप में काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम कर रहे हो, यू हैव टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस, ओके। मॉरल अपील्स एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग और मॉरल परस्यूएशन डज नॉट वर्क्स एवरी टाइम अराउंड, राइट। तो शायद ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी फॉलो तो करवाने की कोशिश करते, बट इट वुड हैव बीन वेरी टफ टू इंप्लीमेंट इट अराउंड एज वेल, राइट, ओके। वही चीज गांधी जी के कंटेक्स्ट में हमें देखने को मिलती है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रीज एंड द खादी मॉडल एज वेल, ओके। अब आप सबको पता होगा कि गांधी जी ने स्वदेशी के ऊपर बहुत फोकस किया, खादी के ऊपर बहुत फोकस किया सर, ठीक है, क्योंकि गांधी ये सोच रहे थे, गांधी ये कह रहे थे कि भाई देखो हमें स्थानिक इंडस्ट्रीज के ऊपर जाना चाहिए, वो भी विलेज इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने फोकस की था सर, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमें विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यानी कि गाँव के अंदर उद्योग होने चाहिए, खादी के माध्यम से हम इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रिलायंस लाने की कोशिश करेंगे, राइट। जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफेंस किया था अंडर द ब्रिटिश, ओके। कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर लोगों को कहा गया कि भाई हमें फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है,
तो वी विल फाइंड कि ये खादी का मॉडल बहुत ही सस्टेनेबल रहा। इनफैक्ट गांधी जी ने ये वहां तक कह दिया था कि एवरी कांग्रेस लीडर शुड नो हाउ टू रन द चरखा, और खादी उनको प्रोड्यूस करना आना चाहिए, तो भी उनकी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप जो है वो चलती रहेगी सर, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी का ये मॉडल नेशनल मूवमेंट में तो बहुत सक्सेसफुल था। अब क्या ब्यूरोक्रेट के रूप में गांधी जी खाली और खाली लोकल इंडस्ट्रीज या विलेज इंडस्ट्रीज, जिसे हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में कहते हैं सर, ठीक है, उसी को ही प्रमोट करवाना चाहते थे? अब आप देखिए भारत का विकास कैसे पॉसिबल है सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें एक चीज तो देखने को मिलती है कि खादी से हमारे यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट तो हो जाएगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो चल पाएगी, पर क्या आपको लगता है कि हम हैवी इंडस्ट्रीज बना पाएंगे? और हैवी इंडस्ट्रीज अगर हम लोग नहीं बना पाएंगे तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ का क्या होगा सर, ठीक है। हमें एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, इंक्लूसिव भी करना है। हम ये चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़े, और बढ़ने के लिए भी हमें हैवी इंडस्ट्रीज चाहिए। अब उसमें तो गांधी मना कर देते। गांधी कहते थे कि दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्वदेशी और द खादी इंडस्ट्रीज और द लोकल इंडस्ट्रीज, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। गांधी शायद तक कह देते कि हमें फॉरेन गुड्स को तो अभी भी बॉयकॉट करना चाहिए। अब देखिए आज का दौर है ग्लोबलाइजेशन का, राइट। इरिस्पेक्टिव हमें लोकल वस्तुओं को सपोर्ट करना चाहिए। गांधी जी का ये विजन बहुत ही अच्छा था कि भाई वोकल फॉर लोकल के कंटेक्स्ट में, बट हमें ये भी स्वीकारना है कि विदेश के ऊपर अमुक टेक्नोलॉजी है, अमुक जगह अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमारी डिफेंस की नीड्स है, वहां हम फॉरेन की वस्तुएं बाय करे बिना अभी तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। शायद गांधी आईएएस के रूप में होते तो मना कर देते। गांधी कहते कि नो, वी शुड नॉट इंपोर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन एरियाज और फॉरेन कंट्रीज अराउंड, राइट। वो तो डिफेंड कर देते, वो तो मना कर देते, वो कहते कि भाई बंदूकें लेने की क्या आवश्यकता है, हम तो नॉन वायलेंस रहते हैं। तो पॉलिसीज में भी विल सी की उसी तरह की इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते। तो जब वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते तो उनकी अपनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ भी टसल होती रहती, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि गांधी जी एक तरह से देखने की कोशिश करोगे तो अच्छा है कि स्वदेशी को प्रमोट करते थे, अच्छा है कि खादी को भी प्रमोट करते थे। पर देखिए खादी से आपको एक चीज स्वीकारनी चाहिए कि खादी से क्या लाखों करोड़ों इतनी आबादी, इन सबको हम लोग सस्टेनेबल जॉब दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे। सेल्फ रिलायंस ला पाएंगे तो टेम्पररी या एक अमुक परसेंट ठीक है, बट देन वी हैव टू फोकस ऑन दी अदर मॉडल्स एज वेल, राइट। ओके, गांधी शायद फॉरेन ट्रेड से इंडिया को कहते हैं कि हमें तो पूरा का पूरा लोकल हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा ना करें, मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा ना कर पाए सर, ठीक है ना। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वो कह देंगे कि भाई नहीं, मैं तो स्वदेशी बंदूकों का यूज करूंगा, है ना, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे हो जाए तो फिर मैं स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करूंगा। तो एक चीज अच्छी है सर, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट अराउंड कि ये सब पॉलिसीज आइडियलिस्टिकली ठीक है, पर हमें प्रैग्मेटिक भी होने की आवश्यकता है, राइट। क्योंकि समय के साथ अगर हम लोग, हमारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस तो बनती रहेगी, पर जब जब आवश्यकता है तब तक हमें विदेश के जो मदद है उसको भी लेनी चाहिए। शायद गांधी उसका भी विरोध करते ब्यूरोक्रेट के रूप में, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। इसके सिवाय गांधी जी के लिए एक चीज बहुत ही जानी जाती है, वो है सिंप्लिसिटी, फ्रुगालिटी में रहते थे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। गांधी जी का ये मानना था कि भाई देखो, हम तो गांव में रहेंगे सर, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, मिनिमलिस्टिक जीवन जिएंगे सर, ठीक है ना। खुद भी झोंपड़ी में रहते थे, आप सबको पता होगा सर, ठीक है ना। साबरमती में भी उन्होंने आश्रम ही बनाया था, और साबरमती के बाद जब वो वर्धा गए थे ना, कहाँ गए थे, सेवाग्राम नाम की जगह पे सर, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने आश्रम का ही निर्माण किया था, राइट। वो खुद के ही कपड़े चरखे से बनाते थे, एक धोती मतलब लंगोट टाइप था और एक शाल था, वो ओढ़ के चलते थे। बहुत ही फ्रूगल लाइफ उनकी आपको देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट वी विल फाइंड कि वो इतनी एक्सेसिबिलिटी में मानते थे, और उनका ये मानना था कि भाई देखो, हम सामान्य जनता के साथ जुड़ पाए इसके लिए उनके जैसा ही हमें ट्रैवल भी करना चाहिए। तो इवन जब मतलब उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, बट जब वो भारत आए तो वो थर्ड क्लास में ट्रैवल करते रहे, लोगों से मिलते रहे, जनता से मिलते रहे सर, गाँव में जाते रहे, पैदल मार्च करके लोगों से मिल देंगे सर, ठीक है, सो दैट उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। अब एक ब्यूरोक्रेट की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है कि गलत है? तो मैं तो कहूंगा ये वैल्यू बहुत ही अच्छी है सर, ठीक है। क्यों अच्छी है उसके पीछे का कारण देखने की कोशिश करिए। क्योंकि आज के ब्यूरोक्रेट्स को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है ना, 5 स्टार होटल्स में सेमिनार्स वर्कशॉप होता है, फॉरेन टूर्स में जाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं सर, ठीक है। तो गांधी वुड हैव सेट एन एग्जांपल एज एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर लिविंग विद द वैल्यूज, राइट और रॉन्ग सर। गांधी तो शायद मिनरल वाटर भी ना पीते। गांधी कहेंगे कि मैं किसी गरीब के घर में जाऊंगा और वो मुझे पानी ऑफर करेगा, तो शायद तक मैं मिनरल वाटर मांगूंगा तो उसको अफोर्ड नहीं होगा सर, ठीक है। तो अगर गांधी जी बोतल वाटर कोई देता भी, उनको कहता कि भाई देखो ये फलानी जगह पे तुमको इनवाइट किया जा रहा है बोलने के लिए, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, मैं ना तुम बड़े ऑफिसर बन गए हो, तो गांधी जी शायद तक वो भी ना कंज्यूम करते सर, ठीक है। तो अच्छी बात है, वुड हैव सेट एन एग्जांपल, राइट और रॉन्ग। बट हमें ये देखने की आवश्यकता है
कि गांधी जी का इस तरह का जीवन जो है वो अपने ही कलीग्स के साथ हॉस्टिलिटी क्रिएट करता। क्यों? क्योंकि देखिए गांधी वुड हैव कंटिन्यूअसली हाईलाइटेड दी नेगेटिविटीज, हाउ पीपल आर अब्यूजिंग पावर। उनके ही कलीग्स को वो हाईलाइट करते रहते क्योंकि वो तो ऑनेस्टी के साथ जीते। अब उन्होंने देखा कि उनका कोई दोस्त है, उनका कोई कलीग है, उनका कोई साथी है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही है, वो लाल बत्ती का मिसयूज कर रहा है, तो गांधी उसको रेड टेप वो डाल देते, उसको हाईलाइट करके है ना, क्रिटिसिज्म कर देते है ना, सरकार को लिख देते, हायर अथॉरिटीज को लिख देते कि भाई देखो ये सरकार की गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा है, इसने अपने बंगलों के अंदर रिनोवेशन कर दिया विदाउट परमिशन, राइट। शायद कोई उनका ही साथी है, मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है, जो 2 नंबरी काम कर रहा है, कुछ इलीगल काम कर रहा है, अनएथिकल काम कर रहा है, गांधी उसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते सर। अब बहुत बार मैंने आपको बताया कि पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है, कि हर बार आप डिस्क्लोज कर पाओ, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो गांधी के साथ क्या होता पता है, मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी के साथ ऐसा भी हो सकता था कि उनको अपने ही कलीग्स के द्वारा रिडिक्यूल किया जाता। रिडिक्यूल क्यों किया जाता? क्योंकि आप देखने की कोशिश करिए कि जब आप अगेंस्ट द फ्लो जाते हो, आपने देखा होगा बहुत आईएएस ऑफिसर है, राइट, जिनको कंटिन्यूसली ट्रांसफर झेलनी पड़ी अपने जीवन के अंदर। मतलब 30 साल की सर्विस में आप देखोगे तो 70 बार ट्रांसफर हो गए, है ना, 70 टाइम्स 80 टाइम्स उनकी ट्रांसफर हुई है साहब, है ना, आपने नाम सुने होंगे बहुत सारे सर। ओके, सरकार उनके ऊपर छोटी मोटी एक्शंस लेके उनको बताती रहती है कि हम आपको सस्पेंड करने के, आपने ये नहीं किया ना, आपने वो नहीं किया सर, ठीक है। रियलिटी ये है कि व्हेन यू आर इन द ब्यूरोक्रेसी यू नीड नेटवर्क्स, यू नीड इन्फ्लुएंस। और सरकार में बेसिकली भले आपका कोई कलीग हो, आपको पता है कि आपकी उसके साथ बनती नहीं है, आपकी और उसकी वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, पर आपको उससे काम निकलवाना है, राइट, है ना, आपको उसकी आवश्यकता है। अब आपको उसकी आवश्यकता है और आप अपने वैल्यूज के ऊपर अड़ियल रहोगे सर, है ना, बहुत रिजिड रहोगे, तो क्या होगा सर, ठीक है, आपका काम नहीं होगा, वो आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट अराउंड? ओके, तो बहुत बार ये होता है कि सिंप्लिसिटी और फ्रुगैलिटी एक एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छा है। गांधी शायद पब्लिक रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करते, राइट, सो यू वुड हैव नॉट वेस्टेड द पब्लिक रिसोर्सेज अराउंड, तो इट वुड हैव कम एज अ वेरी गुड, वी विल सी की स्टेप डन बाय गांधी जी अराउंड, राइट। बट हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि गांधी जी के कंटेक्स्ट में वी ऑल्सो नीड टू सी दिस पार्ट अराउंड कि गांधी जी की ये जो जीवन शैली है सर, ठीक है, ये जीवन शैली के अंदर कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम भी देखने को मिलती रहेगी, राइट। इसके सिवाय गांधी जी बहुत ही आइडियली ये मानते थे कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, है ना, भारत जो है अपने गांवों में रहता है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। उनका तो ये भी मानना था कि भाई ही हैड ड्रीम्ड ऑफ इंडिया हैविंग अ विलेज रिपब्लिक सर, ओके, कि भाई हमें एक विलेज रिपब्लिक बनाना चाहिए, गांवों के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पंचायती राज की व्यवस्था चलनी चाहिए, राइट और रॉन्ग, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट का पूरा मॉडल चलाना चाहिए। अब ये तो गांधी जी का आइडियल था, है ना, तो ये आइडियल के रूप में इन्होंने अपने राइटिंग्स भी लिखे, हिंद स्वराज नाम की जो बुक है उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज़ बताई थी सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये विलेज रिपब्लिक भारत के अंदर आज की तारीख में पॉसिबल है? डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ पॉलिटी जहां एक टॉप डाउन स्टेट ना हो, एक अथॉरिटी ना हो, क्या ये पॉसिबल आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो आप समझिए कि गांधी जी के कुछ वैल्यूज हमने अभी आज की डेट में रिलेवेंट रखे हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। गांधी जी अगर ब्यूरोक्रेसी में होते तो मेरा ये मानना है कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है बहुत पहले लागू हो गई होती। 73rd अमेंडमेंट आप सबने नाम सुना होगा, ग्राम स्वराज के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है, जो 1992 और 93 में सब्सिक्वेंटली उसको लागू किया गया राज्यों के द्वारा। तो बेसिकली उन्हीं के ही आइडियल्स है सर, ठीक है, तो उनकी एप्लीकेशन तो बहुत जल्दी हो जाती। अब मुद्दे की बात आपको ये देखने को मिलती रहती है कि गांधी जी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं लोकल लीडर्स को आगे आना चाहिए और उसके थ्रू ग्रामों को चलना चाहिए। अब आप सबको पता है कि गांव में क्या क्या दूषण है, गांव में क्या कैपेसिटी बिल्डिंग है, गांव के अंदर क्या लोग तैयार है सर, ठीक है। गांव के केस में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या गांव के अंदर उतनी अवेयरनेस है कि वो अपनी ग्राम संस्थाएं खुद चला पाए? आज की तारीख में ज्यादातर ग्राम पंचायत है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है ना, फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गांधी सोचते तो थे एज ए ब्यूरोक्रेट कि भाई ये लागू करेंगे, पर रियलिटी ये है कि अर्बनाइजेशन इज द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। आप देखिए कि सिटीज आर द ग्रोथ इंजन। आज की तारीख में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनकी खासियत क्या है? वो सबके सब शहरी है या नगरी है सर, ठीक है। अब गांधी तो इसको अपोज करते, गांधी वुड हैव अपोज द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन। गांधी तो कह देते कि भाई अर्बनाइजेशन करने की क्या आवश्यकता है, हमें तो गांव में रहना चाहिए। तो विल सी कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती। मैंने बताया धर्म संकट है गांधी जी का सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि विल सी कि सरकार को कंटेक्स्ट में उनके विजन अलग थे। गांधी तो सेंट्रलाइज डिसीजंस को भी डिनाई कर देते। वो तो कहते हैं कि भाई ये सेंट्रलाइज डिसीजन क्यों ले रहे हो सर, ठीक है, टेक्नोलॉजी को क्यों यूज कर रहे हो, है ना। गांधी तो टेक्नोलॉजी के भी अगेंस्ट में थे, आप सबको पता होगा
कि गांधी दवाई लेने के विरोध में थे सर, ठीक है। उनका ये मानना था कि दवाई एक मनुष्य के द्वारा एक ऐसा इन्वेंशन है, मेडिसिन सर, जो नेचर के कंटेक्स्ट में हम लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब देखो कुछ चीजें सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहां वो मना कर देते हैं कि इसको ये करने की आवश्यकता नहीं है। डिफेंस हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हो सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। शायद तक डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि लोगों के पास अभी फोन्स नहीं है, इंटरनेट बहुत महंगा पड़ता है सर, ठीक है, ये सब कुछ सेंट्रलाइजेशन क्रिएट करेगा। जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का विरोध करेंगे सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना होगा कि विलेजेस जो है वो अपना खुद का चलाए। अब रियलिटी क्या है दोस्तों, आप खुद ही समझिए सर। डू यू थिंक दैट विलेजेस विल बी एबल टू मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज? नो, नॉट पॉसिबल। इतनी आबादी में गांव कैसे इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेन हो पाएंगे सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट। और वो भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है। गांव के अंदर कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन हमने देखे हुए हैं, आज भी हो रहे हैं सर, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी इसको स्वीकार पाते? तो बहुत टफ होता सर, ठीक है। तो उनके साथ धर्म संकट होती, अंडरस्टूड दिस पार्ट अराउंड। वो ये कहते रहते कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, अंडरस्टूड दिस, ओके। तो दिस इज ऑल्सो एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन अराउंड, जहां चीजें आपको मिलती रहेगी। इसके सिवाय गांधी जी बड़े रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, कम्युनल हार्मनी की बात करते रहते हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा है कि इंडिया जैसा मल्टी रिलीजियस, मल्टी डाइवर्स कंट्री है, मल्टी फेथ वाला कंट्री है, जहां कैसे हम लोग डील करेंगे। तो गांधी जी की एक वैल्यू बहुत अच्छी है, वो है रिलीजियस टॉलरेंस। गांधी ने हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया है, और शायद इसी का ही कारण था जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, 47 का बंटवारा हुआ, तो गांधी दिल्ली में नहीं थे सर, ठीक है ना। जब पार्टीशन हुआ तो नावखली नाम की एक जगह है बंगाल के अंदर, वहां दंगे को रुकवा रहे थे। 47 में दिल्ली में भी राइट्स हुए थे, वहां पे भी आके वापिस आके उन्होंने उसको भी स्टॉप करवाने की कोशिश की थी। इंटरेस्टिंगली जितने भी कम्युनल इश्यूज है इंडिया के अंदर सर, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं डील करने के लिए गांधीयन अप्रोच बहुत ही काम में हो सकता है। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो एक तरह की विल सी की वेज हो गई है, या वी विल सी की उस पीरियड के अंदर भी जो बंटवारे के बाद जो घाव लगे थे, उसको हील करने के लिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती रहेगी। एंड वी विल फाइंड कि सरकार के अंदर भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि विदाउट एनी कम्युनल बायस, ओके, वी विल कम टू नो कि गांधी जी के विचार के मदद से हम लोग रिलीजियस टॉलरेंस के आइडियाज को, प्लूरलिज्म को अडॉप्ट करते हुए सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते तो अच्छा रहता। अब प्रॉब्लम क्या है सर, है ना, गांधी रिलीजियस टॉलरेंस की तो बात करेंगे, पर अगर आप गांधी जी के केस में यू विल सी दिस राइटिंग अराउंड, तो गांधी जी बहुत बार ये कहते हैं कि भाई देखो, जो माइनॉरिटी ग्रुपिंग्स है उन के प्रति हमें कोई उतना वो नहीं रखना चाहिए, मतलब विलसी की वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। अब देखिए मेनी टाइम्स ये क्या होता है कि गांधी जी को उस टाइम पे भी बहुत आलोचना की गई थी। जैसे गांधी जी ने खिलाफत का इशू उठाया तो अंबेडकर ने कहा कि ये अपीसमेंट हो रहा है, राइट। अब हो सकता है कि गांधी के केस में आपको यहाँ पे भी हो सकता है कि एज एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर अराउंड सर, ठीक है, गांधी माइट ओवर कंसीड टू वन कम्युनिटी फॉर कम्युनल हार्मनी सर, ठीक है। गांधी जैसे पार्टीशन के समय पे भी ये चीज हुआ कि भाई चलो पाकिस्तान देना है तो दे दो सर, ओके, है ना, कम से कम ये दंगे नहीं होंगे या सिविल वॉर की कंडीशन में नहीं जाएंगे। तो एट टाइम्स चलो ओवर कंसीड हुआ। गांधी जी ने यही ओवर कंसीडरेशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि खिलाफत के मूवमेंट को सपोर्ट भी कर दिया। तो अंबेडकर खुद लिखते हैं कि इट वॉज अ मिसप्लेस अपीसमेंट, है ना, इट वॉज अ मिस्टेक डन बाय गांधी दैट एक्चुअली वॉज चैंपियंड इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू। वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी, अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। अब होता क्या है कि बहुत बार गांधी जी एक पार्टी को कहते हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं रिलीजियस इशू चल रहा है ना, कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कि भाई चलो तुम जमीन छोड़ दो, तुम पार्टी चला दो। तो इससे होता क्या है सर, गेटिंग ऑन, टू मच कंसेशन देने की आवश्यकता नहीं है। शायद ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहते तो वो कंसेशन देते, उनका कंसिलेटरी अप्रोच एट टाइम्स विल सी की बायस के रूप में देखा जाता गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में, अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो गांधी जी के कहानी में आपको ये भी चीज मिलती है कि उनकी एक आलोचना यहां से भी निकल के आती रहेगी सर। ओवरऑल गांधी जी के केस में ये मानते हैं कि गांधी बड़े आइडियल थे सर, ठीक है, और एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, वो चाहे आईएएस के रूप में हो या आईपीएस के रूप में हो, वो अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं सर, ठीक है ना। देखो ये नेताजी है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो ये जो नेता है, ये नेता के सामने गांधी जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आइडियल थे, ओवर आइडियल थे। अब आइडियलिज्म वर्क्स इन द आइडियल कंडीशन,
बट उनको प्रैग्मेटिक होने की आवश्यकता है, वो आपको नहीं मिलेगी। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, तो वी विल फाइंड कि इस कंटेक्स्ट में उनकी आलोचना की गई, कहा गया कि भाई देखो ये तो फेलियर के रूप में होते सर। ठीक है, सो ही वुड हैव फेल्ड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रैग्मेटिक कॉज, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता होती है। हर बार मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि इसी वैल्यूज को आप रिजिडली इंपोज करने की कोशिश करिए। राइट, गांधी बहुत ही कंसेंसस सीकिंग हुआ करते थे, मतलब उनका ये मानना था कि हमें हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। अब देखिए कि बहुत बार प्रोजेक्ट्स को लागू करना है, कोई इमीडिएट डिसीजन मेकिंग लेना हो सर, ठीक है, तो गांधी ये कंसेशन सीकिंग मॉडल को फॉलो करते तो बड़े स्लो डिसीजंस होते। राइट और रॉन्ग? अब गवर्नेंस में तो हमेशा से याद रखेगा कि स्लो डिसीजन पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि आप स्लो डिसीजन लोगे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कहीं लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज चल रहे हैं, कहीं पे आपके अटैक हुआ है, तुम वहां पे ये सोचोगे कि अब कंसेंसस लेने जाएंगे, जनता को पूछने की कोशिश करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए सर। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, तो वहां पे भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती, इश्यूज होते रहते। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, दूसरा, गांधी हमेशा से नॉन कॉपरेशन में मानते। देखिए ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट उनका नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मॉडल है, बहुत सक्सेसफुल रहा था। अब सरकार में बैठ के सरकार के नियमों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। सरकार ने, देखो गवर्नमेंट वर्क्स इन द लाइन एक्शन, ओके, है ना, लकीर का फकीर बन जाना है, ऊपर से आदेश आता है कि ये लकीर खींचो तो तुम्हें खींच देनी होती है, वहां इफ्स एंड बट्स नहीं होते, आदेश मतलब रिटर्न ऑर्डर आता है। अब गांधी जी के वैल्यूज के साथ तो थ्रू आउट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, ऊपर से आपके सुपीरियर, आप आईपीएस के रूप में हो, ऊपर के ऑफिसर ने आपको, होम मिनिस्ट्री ने आपको लेटर भेजा कि चलो इसके ऊपर एक्शन लो, आप कहोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, नॉन कॉपरेशन। अरे नॉन कॉपरेशन नहीं चलता सर। ठीक है, सरकार में नॉन कॉपरेशन नहीं चलता, क्योंकि सरकार काम करती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से। राइट सर? ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो एंड एग्जीक्यूट सर्टेन ऑर्डर्स अराउंड, तो वहां पे उनकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती, द्वंद्व होता, उनके ऊपर एक्शंस होते, करप्ट विल सी की हो सकता है कि बहुत केसेस के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया जाता, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता सर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो और फ्रस्ट्रेटेड होते, उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट होता रहता। राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, गांधी बड़े रिजिड हुआ करते थे सर, है ना। एंड विल सी की सरकार में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मॉरलिटी भी फ्लेक्सिबल है, अगर आपको ना पता हो। नैतिकता के केस में अगर आप देखोगे तो इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मॉरलिटी इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, जैसे कुछ वैल्यूज है दे आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर सर। ओके, और गांधी के केस में शायद ये भी हो सकता था कि भाई गांधी ये जो रिजिड व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी जो फाइल्स के ऊपर से चलती है, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ये तो बोले काम नहीं कर रहा है सर। ठीक है ना, समझे। इंटरेस्टिंगली उनका नेचर है ना बड़ा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग था और बहुत ही इंडिपेंडेंट रहे। आप देखिए थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट, मोतिहारी के कोर्ट की एक मैं बात करता हूँ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर था उसने आदेश दिया था, सेक्शन 144 लगा दिया था आईपीसी का, कि भाई 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब गांधी जी ने तो सत्याग्रह करने आए थे, किसानों का मुद्दा उठाने आए थे, तो उनके ऊपर केस चल गया, है ना। अब केस चल गया तो मोतिहारी कोर्ट में ट्रायल चला, मोतिहारी कोर्ट के अंदर, मोतिहारी बिहार के अंदर है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे ट्रायल चलता है। ट्रायल चला तो जज ने कहा गांधी जी को कि इतना पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें बेल दे देंगे, है ना, तुमको तुरंत ही हमको बेल दे देंगे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें जामीन मिल जाएगी सर। ठीक है, अब आप देखने की कोशिश करिए, गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो वरना चाहो सर। ओके, तो गांधी टू मच इंडिपेंडेंट थे। अब देखिए सरकार में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बहुत ही टफ हो जाता है, कभी पब्लिक के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पब्लिक की डिमांड को भी स्वीकारना पड़ेगा। एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आप कहोगे कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे वैल्यू सिस्टम ऐसे ही चलते, नो, यू हैव टू टेक अलोंग द पीपल अलोंग विथ यू सर। ठीक है, बहुत केस में ऐसा होगा कि आपको एक स्टेप रिट्रीट करना पड़ेगा। राइट, तो एट टाइम्स ये होता है कि इंडिपेंडेंस इज गुड, है ना, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इज गुड अराउंड सर। ठीक है, बट देन यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक। तो गांधी जी के साथ ये प्रॉब्लम्स होती, ये प्रॉब्लम्स के कारण वी विल सी कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में ये हो सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर के रूप में वो और फ्रस्ट्रेट होते और नाराज भी होते सर। ठीक है, अब मुद्दे की बात यहां से ये निकल के आती है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि क्या गांधी आईएएस ऑफिसर के रूप में सक्सेसफुल होते सर। ठीक है, तो ये एनालिसिस देख के तो यही लग रहा है कि गांधी वुड नॉट फिट इनटू द आईएएस। समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी जी आईएएस के अंदर शायद फिट नहीं हो पाते सर। लेट्स कम बैक अगेन सर। ठीक है, गांधी वुड नॉट फिट इनटू आईएएस, बट आईएएस मस्ट लर्न टू फिट द गांधीयन वैल्यूज। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो गांधी एक व्यक्ति के रूप में शायद तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना चल पाते, पर गांधी जी के जो वैल्यूज है, अहिंसा, सत्य, ट्रूथफुलनेस, राइट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए शांति से बात करना, मॉरल परसुएशन करना, आइडियलिस्टिक जीवन जीना, ऑनेस्टी के साथ जीना,
राइट, अकाउंटेबिलिटी रखना, करप्शन को नहीं सपोर्ट करना, क्या ये सब वैल्यूज एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज की तारीख में एक आइडियल ब्यूरोक्रेट के अंदर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए मैं कहता हूं कि गांधी वुड नॉट फिट इनटू आईएएस, बट आईएएस मस्ट लर्न टू फिट द गांधीज वैल्यूज। कोई भी ब्यूरोक्रेट हो आज की तारीख में, आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, इट डजंट मैटर अराउंड, बट गांधी एंड वैल्यूज आर स्टिल रेलेवेंट अराउंड सर। ठीक है, गांधी मे नॉट ज्वाइन आईएएस, गांधी जी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए सर, बट हिज वैल्यूज मस्ट, ओके ना, उनके मूल्यों की इंपॉर्टेंस है। देखिए, यही मूल्य है जिसकी मदद से इस देश के अंदर जो ढांचा है, जिसे हम लोग स्टील फ्रेम के रूप में कहते हैं, वो चल रहा है। खैर, मुद्दे की बात ये थी कि गांधी एंड वैल्यूज के रेलेवेंस क्या है आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी में, ये आपको समझा रहा था। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए बनाई है, बनाने का इंटेंशन भी यही था कि आप बेसिकली गांधी जी को एक अलग तरह से देखने की कोशिश करिए, है ना। तो ये चंगू मंगू है, ये चंगू मंगू ने मेरे को ये सवाल पूछा था कि मास्टर गांधी जी आईएएस होते तो कैसा रहता सर। ठीक है, तो गांधी जी अगर ब्यूरोक्रेट होते, आईपीएस होते तो कैसा रहता? देखो, सिंघम की तरह ऐसे ऐसे करके सर, ठीक है ना, कॉलर वॉलर, ये क्या कहते हैं, उनका कफ जो है वो चढ़ा रहे हैं, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, तो बहुत इफेक्टिव रहते, इफेक्टिव तो रहते, पर कहीं ना कहीं इश्यूज भी चलते रहते। खैर, इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस में आपके लिए वापस लेके आऊंगा। अगर आप फ्री ट्रायल यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। 1 से लेके 3 अक्टूबर तक ये ऑफर अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है, कोर्सेज का एक्सेस मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, और सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, तो 24,999 के अंदर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सबकी सब बैचेस और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सेशन भी कंडक्ट कराया जाए। इसका भी आप अधिक से लाभ उठाइए। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। एंड वंस अगेन आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं।